Good morning, class. So now our new practice set is started. Okay, and your chapter revision of chapter magnetic effect of electric current is going on, जिसमें कि हम ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट जो है वो कवर कर चुके हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट को आप न्यू पेज से स्टार्ट करिए और हर एक प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चंस बताए मैंने, बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्किप हो रहे हैं, बाकी मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें लिखना है, चाहे वो एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू को भी आपको नोट डाउन करना है, सारे ऑप्शंस लिखने, ताकि याद रहे कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन ऐसे थे जो सिमिलर थे, जिनमें हमें डाउट या कन्फ्यूज़न हो सकता था। ओके, सेकेंड थिंग इज़ व्हाट व्हेन आई करेक्टेड द कॉपीज देन आई सॉ देयर यू हैव रिटन ऑल द थिंग्स विद ब्लैक पेन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उसमें ऑप्शन में नहीं समझ में आ रहा है कि आपने कौन सा कैसे किया है। तो जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहले तो आप ब्लैक पेन का बहुत कम यूज़ करिए, सब कुछ ब्लू पेन से करने की हैबिट रखिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम में भी लास्ट ईयर भी ऐसा रूल था कि आपको डबल डबल पेन यूज़ नहीं करने हैं और सब कुछ आप ब्लू पेन से कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं हेडिंग्स को, तो ब्लू पेन से करिए। और जो मार्क करना होता है आंसर, उसके लिए आप ब्लैक पेन यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो पूरा ब्लैक पेन, क्योंकि ब्लैक पेन इंडिकेट्स द क्वेश्चन, और जब आप ऑप्शन और सारी चीज़ें ब्लैक से लिख रहे हैं तो दैट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आप न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं जो एमसीक्यू टाइप हैं, आंसर्स यहाँ गिवन नहीं है, और आई टेल द आंसर्स। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे, आंसर सेंड करने होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में एक डायग्राम है, जिनमें डायग्राम्स पूरी तरह से विजिबल नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं एक्सप्लेन तो कर दे रही हूँ, लेकिन अगर हो सकता है डायग्राम्स बहुत छोटे हों, दिखाई ना दे रहे हों, तो उनमें आपको क्या करना है, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करके आंसर देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर करेक्ट फील्ड लाइंस आपको बतानी है, तो करेक्ट फील्ड लाइंस में अब आपको यहाँ साउथ और नॉर्थ पोल, आई होप कि क्लियर शायद ना दिखाई दें, वैसे डायग्राम जो एग्ज़ाम में आएगा वो तो विजिबल होगा, यहाँ मैंने ले रखा है तो शायद ना विजिबल हो। जो रेड वाला है ना आपका यहाँ पर, वो है आपका साउथ, और जो ब्लू वाला है आपका एंड, वो है नॉर्थ, ठीक है। तो ऐसा एक मैग्नेट है, रेड वाला साउथ एंड है और ब्लू वाला नॉर्थ एंड है। तो आपको ये बताना है करेक्ट फील्ड लाइंस यहाँ कहाँ पर है। तो आपको पता है जो आउटसाइड द मैग्नेट करेक्ट फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो ब्लू से रेड की तरफ जानी चाहिए लाइंस, और क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर ये सिचुएशन है वही डायग्राम करेक्ट होगा। तो आपका फर्स्ट वाला डायग्राम इनकरेक्ट है, दूसरे वाले में क्रॉस कर रही है वो भी इनकरेक्ट है, डी वाले में ऊपर और नीचे अलग अलग डायरेक्शन है इसलिए वो भी इनकरेक्ट है। आपका सी वाला डायग्राम करेक्ट है, क्योंकि ब्लू से रेड की तरफ दोनों साइड एक ही डायरेक्शन है। तो यार सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसमें आपको डायग्राम बना के दिखाना होगा, पेंसिल से बना लीजिएगा, डोंट कलर दैट, ठीक है। एक साइड ब्लू लिख देंगे, एक साइड साउथ लिख देंगे और एक साइड नॉर्थ लिख देंगे। क्लियर? सो डू दिस क्वेश्चन, ईजी है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है बस। सेकेंड वाला भी इसी तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि डायग्राम के अंदर जो सिंबल्स हैं और जो यहाँ लिखा है वो पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। यहाँ जो दे रखा है वो लिखा है एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ स्ट्रेट वायर इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ टू नॉर्थ। तो अगर हम डायग्राम को ड्रॉ करें तो हमारी सिचुएशन के हिसाब से साउथ और नॉर्थ हमें किधर लेना है। तो सपोज़ दैट ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अगर एक वायर में करंट फ्लो हो रही है तो डायरेक्शन यहाँ दे रखी है साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। मैग्नेटिक कंपासेस आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। डायग्राम अगर गिवन होगा एग्जाम में तो बिल्कुल क्लियर सिचुएशन होगी। तो मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, और इन पर जो है कंपास रखा है। तो आपको अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप अगर इस जो मेरी सिचुएशन गिवन है, जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ए और बी पे डायरेक्शन के बारे में ऑप्शंस दे रखे हो तो क्या होगी डायरेक्शन, देन यू विल यूज़ राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट जब ऊपर फ्लो हो रही है वायर में तो आप हैंड को उसी पोजीशन में लाकर देखेंगे तो जो फील्ड लाइंस है वो आपको कैसी मिलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ए वाले पॉइंट पे जो है इनवर्ड्स होंगी और बी वाले पॉइंट पर आउटवर्ड्स होंगी। बिल्कुल क्लियर सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन अब जो डायग्राम यहाँ दे रखा है अगर विजिबल है या नहीं है, जो भी सिचुएशन है, इसमें कहा है
कि ए और बी पॉइंट्स पर एक स्ट्रेट वायर है। अब स्ट्रेट वायर यहाँ किधर दे रखा है और ए बी पॉइंट्स जो हैं वो तो यहाँ दिखा रखे हैं, लेकिन स्ट्रेट वायर किसको माना है दैट इज़ नॉट क्लियर। लेकिन जो एक सेपरेट एक और क्वेश्चन इसमें दे रखा है, लिखा है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब मेड ऑफ वायर शोन इन द फिगर। तो अगर आपको ऐसी वाली सिचुएशन कभी भी मिले ना कि ऐसा एक क्यूब बना है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो अगर आप ध्यान से देखें ऐसे डायग्राम में, तो इसमें सारी जो करंट की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि क्यूब के अंदर बहुत सारी फेसेस हैं। इसमें करंट ऊपर जा रही है, इसमें नीचे आ रही है, इसमें करंट इस साइड है आगे, और इसमें भी करंट आगे है। तो इस वाली सिचुएशन में कभी भी आप करंट की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे फाइंड करेंगे, तो सेंटर पे जो सारी फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, कुछ इनवर्ड्स जा रही हैं, कुछ आउटवर्ड्स जा रही हैं। अब एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन इसमें कहा है ए और बी पर अगर उसको रखेंगे निडल को, तो ए और बी को अगर हम रिप्लेस करा देते हैं सेंटर से, तो आपका ऑप्शन ये सही होना चाहिए, निडल विल नॉट डिफ्लेक्ट, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगी ही नहीं। कोई लाइन अंदर जा रही है, कोई बाहर आ रही है, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस सिचुएशन में निडल विल नॉट डिफ्लेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से यही सही है, क्योंकि जो फिगर है वो आपको यही वाला गिवन है। जो मैंने अभी फिगर ड्रॉ किया था, अगर वो गिवन होता तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस दे रखे होते। ठीक है, तो अब आता है इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपको करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, देखते हैं ऑप्शंस को। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट कंपास निडल पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है नॉर्थ पोल जिधर पॉइंट कर रहा है। साउथ पोल को सेकेंडरी माना जाता है, नॉर्थ पोल को प्राइमरी। तो आपको पता है कि मैग्नेट के बाहर जो फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ है, तो फील्ड का मतलब नॉर्थ पोल जिधर पॉइंट कर रहा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही स्टेटमेंट है, ये सही पॉइंट है। बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स, ये भी सही है। सी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्यू डिस्टेंट दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। तो ऑब्वियसली यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सी वाला पॉइंट गलत है। और डी वाले पॉइंट में कहा है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो क्लोजनेस पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो सी आपका यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपका सही ऑप्शन है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ रिप्लेसिंग ऑर्डिनरी बल्ब्स विद CFLs। तो पता आपको आजकल CFLs को ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ऑर्डिनरी बल्ब्स को, जो इनकेंडिसेंट बल्ब्स होते हैं उनको हटाया जा रहा है। उसका रीज़न क्या है, CFL की एडवांटेज क्या है? तो पहला पॉइंट है, 3 ऑप्शंस ही हैं, CFLs गिव लेस लाइट देन रेगुलर बल्ब। तो ये तो गलत है, अगर एडवांटेज बताना है तो लेस लाइट तो नहीं दे सकती। CFLs यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, हैंस इलेक्ट्रिक बिल विल बी रिड्यूस्ड, ये सही ऑप्शन है। और सी है CFLs प्रोड्यूस मोर हीट, हैंस चांसेस ऑफ फायर विल बी इंक्रीज्ड, ये भी गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर फॉर्मिंग अ लूप। तो ये आपने उसमें पढ़ा है, जो फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर के साथ में कॉइल को लूप बनाकर लगाया गया है, और उसके बाद कॉइल में जो है वो करंट आती है और इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो कॉइल में मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट आ रही, तो कॉइल में जो करंट होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कैसे करंट इंड्यूस होगी। तो किस बात पे डिपेंड करती है, इसके आसपास क्या होना चाहिए, मैग्नेट का मोशन, या तो नॉर्थ पोल इसके पास आना चाहिए या नॉर्थ पोल इससे दूर जाना चाहिए, साउथ पोल जो भी है, तो मोशन होना चाहिए कॉइल और मैग्नेट के बीच में। ठीक है, तो एक बार इसको क्वेश्चन को अगर आप पूरा देखें तो एक्सपेरिमेंट क्या है, कंडीशन क्या है, वो मैंने आपको बता दी कि एक कॉइल कॉपर वायर की बना ली है, उसको गैल्वेनोमीटर से लगा दिया है, और एक मैग्नेट, एंड अ मैग्नेट इज़, पहला ऑप्शन है हेल्ड स्टेशनरी, मैग्नेट को मूव नहीं कराया जा रहा है। दूसरा बी पॉइंट है मूव्ड अवे अलोंग इट्स एक्सिस, उससे दूर ले जाया जा रहा है कॉइल से, मूव टूवर्ड्स अलोंग इट्स एक्सिस। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको बता रखे हैं। अब आपको ऑप्शंस दिए हैं, क्या लिखा है, देयर विल बी इंड्यूस करंट, करंट इंड्यूस कब होगी, ए ओनली, तो हेल्ड स्टेशनरी में तो बिल्कुल नहीं हो सकती, बी और सी दोनों में करंट इंड्यूस होगी, या तो आप
मैग्नेट को पास में ले जाएं या दूर ले जाएं। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा? बी एंड सी ओनली। दोनों सिचुएशन में करंट इंड्यूस होगी, ए सिचुएशन में नहीं होगी। ओके, तो आपका ऑप्शन बी एंड सी ओनली। तो ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स, यहाँ भी पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ भी ऑप्शंस दे रखे हैं। तो टेक केयर ऑफ दिस, आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसी में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। अगर आप जल्दी में लिखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ डाउट हो और वही टिक हो जाए इसमें। तो एक बार क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया करिए। फिर 6 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इफ़ टू सर्कुलर कॉइल्स कैन बी अरेंज इन एनी ऑफ द 3 लिखा है यहाँ पर, 3 सिचुएशंस शोन इन द डायग्राम बिलो, देन देयर म्यूचुअल इंडक्शन विल बी। तो ये फैराडे का 3rd एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था। इस तरह से कॉइल्स को रखा था एक दूसरे के ठीक सामने, एक में हमने बैटरी लगाई थी और दूसरे में जो है वो गैल्वेनोमीटर लगा था, इसमें इंड्यूस करंट आ रही थी। ये प्राइमरी हो जाती है, ये सेकेंडरी। कॉइल्स को कैसे रखना है ताकि म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसका मतलब ताकि जो इंड्यूस करंट है, जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस करंट आए, उसके लिए कॉइल्स को कैसे रखना चाहिए। जो मैंने सिचुएशन दिखाई है ऐसे, या फिर इस तरह से भी रख सकते हैं। तो ये आगे आप 12th में पढ़ेंगे कि सबसे जो सही पोजीशन है वो जो रिलेटिव, जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है जो सबसे ज़्यादा पास कब होती हैं, जब रिलेटिव पोजीशन इस तरह की होती है, एक दूसरे के ठीक सामने रखा है। तो ये पोजीशन आपको 3 डायग्राम्स में दिखाई गई है और सबसे सही पोजीशन आपकी डायग्राम नंबर ए में है, क्योंकि बी वाली सिचुएशन में इस तरह से रखा है, एक दोनों का प्लेन अलग अलग है। ऐसे ही सी सिचुएशन में भी प्लेन अलग अलग है। तो ए सिचुएशन आपकी सबसे सही करेक्ट सिचुएशन है। तो म्यूचुअल इंडक्शन सबसे ज़्यादा कब होगा? ए सिचुएशन में। इंड्यूस्ड करंट सबसे ज़्यादा ए सिचुएशन में आएगी। तो आपको आंसर देना है इसमें से मैक्सिमम इन सिचुएशन ए, यही सही ऑप्शन है। बी, सी और सेम इन ऑल सिचुएशंस ये रॉन्ग है। ओके, तो आपका ए ऑप्शन है यहाँ पर। फिर 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर 200 मीटर लॉन्ग इज़ 21 ओम। ये फिर से आपका जो है वो न्यूमेरिकल है और वही आपको करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, गिवन व्हाट टू फाइंड आउट, ये सब लिखकर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो रेजिस्टेंस आर दे रखा है और थिकनेस डायमीटर दे रखा है। तो आपको पता है डायमीटर से आपको रेडियस में कन्वर्ट करना है और रेडियस में कन्वर्ट करने से आपको फॉर्मूला यूज़ करना है क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाई आर स्क्वायर। और फाइंड क्या करना है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ द अदर नेम ऑफ रेजिस्टिविटी। आपको फाइंड क्या करना है? रेजिस्टिविटी। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? रो इज़ इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें गिवन है, लेंथ भी दे रखी 200 मीटर, रेजिस्टेंस दे रखा है और मिलीमीटर में है आपका डायमीटर। तो पहले रेडियस फाइंड करेंगे, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर एरिया में पुट करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका होमवर्क और इसको आपको मुझे सेंड करना है पूरा सॉल्व करके। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने कहा था कि 10th क्लास में गिवन नहीं है, लेकिन उसका न्यूमेरिकल आ गया है। तो वी कैन नॉट से अबाउट दिस कि अगर बाई चांस आ जाता है तो आप क्या करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एट अ पॉइंट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम इट। इफ़ द डिस्टेंस इज मेड 4-fold द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग वायर के पास में किसी भी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करनी हो तो आपके पास फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये फार्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था, जहाँ पर I करंट है और R डिस्टेंस होती है जितनी दूर पे ये पॉइंट है जहाँ फील्ड फाइंड करनी। तो देखिए आपको मैग्नेटिक फील्ड, अब आप 2 केसेस में इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड B 5 टेस्ला है और करंट 5 एम्पियर है, इसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि जब आप इसको 2 बार यूज़ करेंगे तो आपको कांस्टेंट पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप पहली वाली सिचुएशन में B लिख लेंगे, दूसरी वाली सिचुएशन में B डैश लिखेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जो कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको B डैश फाइंड करना है। दूसरे सिचुएशन में आप डिस्टेंस को क्या कर देंगे? 4-fold का मतलब 4 टाइम्स कर देंगे। तो डिस्टेंस आपकी इसमें जो है वो फर्स्ट वाली सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, करंट दे रखा है और डिस्टेंस है 2, तो 4 टाइम्स करेंगे तो दैट विल बी 8। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन 7 और 8 दोनों होमवर्क हैं, आपको मुझे सेंड करने हैं। ठीक है,
फिर देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 क्या है? अ कांस्टेंट करंट फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल वायर। ये नीचे एक वायर है, इसमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक करंट फ्लो हो रही है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होगी एक पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर? वो पॉइंट इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे भी। यही आंसर आपको बताना है। तो करंट अगर इधर है तो आपको अपना हैंड ऐसे रखना है कि आपका थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करे। फिर अपनी फिंगर्स को देखिए, फिंगर्स आपकी आ रही हैं, जो ऊपर वाला पॉइंट है उस पर फिंगर्स इनवर्ड्स जाएंगी और जो नीचे वाला पॉइंट है उस पर फिंगर्स बाहर की तरफ आएंगी, आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आप नॉर्थ पोल मान सकते हैं, नॉर्थ, और नीचे की तरफ आपका है साउथ। तो आपको यहाँ दे रखा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ से साउथ। तो आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की जो डायरेक्शन बन रही है वो आपकी ऊपर वाले पॉइंट पर बन रही है। ठीक है, तो एक बार अपने हैंड को इस तरह से सेट करें, क्योंकि समझ में आपको तभी आएगा जब आप हैंड की पोजीशन वैसे बना के देखेंगे। तो इसका ऑप्शन है आपका डायरेक्टली अबव द वायर। ओके, तो for today the revision is up to this. Then from question number 10 we'll start from the next one. Okay, thank you.